नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल परिवर्तन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो डाल रखे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से संबंधित, तो चलो शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। तो देखो, जब अपन बायोलॉजी शब्द को देखते हैं तो बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? पहला तो है बायोस और दूसरा है लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। तो देखो, इस बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस मतलब ऑल लिविंग। ऑल लिविंग मतलब सभी जीवधारी, जितने भी जीव हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? बायोस बोलते हैं या बायोम बोलते हैं, जीवधारी। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी शब्द की जब बात आती है तो सबसे पहले इस शब्द किसने दिया? तो देखो, ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले दिया किसने? इस एल से याद रखोगे तुम, एल से एक वैज्ञानिक का नाम याद रखोगे, लेमार्क ने। लेमार्क तथा उनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, ट्रेवरियस। इन दोनों ने मिलकर किस शब्द को जन्म दिया? बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किया। और बायोलॉजी के जब पिता की बात आती है, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं अरस्तु। अरस्तु या एरिस्टोटल। इन्हें क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए अपन इसको अलग अलग शाखाओं में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी को मेनली 3 ब्रांच में बांटा जाता है। तो अपन देखते हैं वो 3 ब्रांच कौन कौन सी है। तो पहली जो ब्रांच आती है वो आती है जूलॉजी। हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और इसके आगे सेकंड नंबर पे आती है बॉटनी, मतलब पादप विज्ञान। और थर्ड जो ब्रांच आती है वो आती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म विज्ञान। जीव विज्ञान, पादप विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। जैसे बायोलॉजी के पिता की बात की जाती है, वैसे इन 3 ब्रांचों के भी अलग अलग फादर हैं। जैसे जूलॉजी का जनक कौन है? तो जूलॉजी का जनक अपना है अरस्तु। जो बायोलॉजी के जनक है वही किसके जनक है? जूलॉजी के जनक है। और अरस्तु एक बहुत बड़े विद्वान थे। इनको राजनीति शास्त्र का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए इनको राजनीति शास्त्र के भी पिता कहा जाता है। तो देखो, जूलॉजी के जनक कौन? अरस्तु। और अरस्तु ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना आपको, हिस्टोरिका एनिमलम। ये अरस्तु की एक बुक थी जिसमें उन्होंने लगभग 500 के समथिंग जीवों का क्या किया था? व्याख्या की थी, उनके बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऐसे ही बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन है? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। हिंदी में बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। इन्हें किसका जनक कहा जाता है? बॉटनी का। अब देखो, नाम में ही इनका पता लग रहा है। जूलॉजी में किसकी स्थिति की जाती है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है टू स्टडी किसकी? एनिमल की, जिसमें सभी जीवों का अध्ययन किया जाए, वही क्या है? जीव विज्ञान है। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो बॉटनी में अध्ययन किया जाएगा किसका? प्लांट का, पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों का किस विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? तो बॉटनी में अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इन थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक थी, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटरम।
ज़्यादा कुछ नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हिस्टोरिका, हिस्ट्री नाम दोनों के अंदर आ रहा है। ये किसकी है? जीव विज्ञान की, इसलिए इसमें आ रहा है एनिमल वर्ड और इसमें क्या आ रहा है? प्लांट वर्ड आ रहा है। आप ये नहीं सोचे कि याद नहीं हो रहे बुक के नाम, बुक के नाम आपको याद ही हैं, केवल आपको रिवाइज करने, आपको मस्तिष्क में लाने, आपको खुद के हिसाब से डाटा को सेट करना है। अब देखो ये है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म विज्ञान। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव जैसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से? तो देखो जो अपनी सेल है, कोशिका है, बैक्टीरिया है, जीवाणु। अभी एक बीमारी चल रही है कोरोना, किससे होने वाली बीमारी है? वायरस, विषाणु। वो सब किसके अंदर आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। तो देखो इसकी जो जनक हैं उनका नाम है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ल्यूवेनहोक ने की थी। कोशिका दो तरह की खोजी गई थी, पहली मर्द कोशिका, उसके बाद जीवित कोशिका। मर्द कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका खोजी थी ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने सबसे पहले जीव खोजा, ठीक है, जीवाणु खोजा, बैक्टीरिया खोजा, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ये बेसिक सा अपना इंट्रोडक्शन हो गया, किसका? बायोलॉजी का। अब इसको अलग अलग ब्रांच में अपने को पढ़ना होता है। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, इससे आगे चलते हैं। ये सिलेबस आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक के और इसको नोट कर लें। अब देखो आगे जब अपन बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर ही जो हमको कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, तो वो पढ़ना होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मानव आकार की। इसके नाम में ही शो हो रहा है क्या है? मानव आकार की, मतलब हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रकार से चीज़ों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन सबको किस में पढ़ेंगे अपन? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे इसमें पढ़ने वाले टॉपिक आते हैं अलग अलग, देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। अगला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र। और एक्सक्रिएशन सिस्टम, एक्सक्रिएशन सिस्टम में क्या आता है अपना? जो अपने शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने का, उनको छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तो किडनी किस में आएगा? इसमें आएगा, उत्सर्जन तंत्र में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा अपना? हार्ट आएगा। हार्ट मतलब हृदय। और कौन आएगा? अपना ब्लड आएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा? अपना पाचन तंत्र आएगा। एक होता है अपना नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? अपना ब्रेन आता है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ब्रेन आ जाएगा, प्लस स्पाइनल कोड आ जाएगी। स्पाइनल कोड मतलब मेरु रज्जु। किसकी रज्जु? मेरु रज्जु। और आगे चलते हैं, नर्वस सिस्टम आ गया, एक्सक्रीशन सिस्टम आ गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। एक होता है स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। इसमें क्या आता है? अपनी हड्डियां आती है, बोन, और बोन के साथ साथ क्या आता है? मसल्स, मतलब मांसपेशियां। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जनन तंत्र। जनन तंत्र, इसके अंदर क्या आ जाएंगे? तो जितने भी अपने जनन भाग हैं, जैसे महिलाओं के अंदर ओवरी, अंडाशय, पुरुषों के अंदर टेस्टिस, ये सब किसके अंदर चले जाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। अब ये तो बात हुई अपने
सिस्टम की। अब इससे आगे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, मानव आकारिकी में, तो क्या क्या पढ़ा जाता है? तो एक बचा अपना न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जितने भी प्रकार के पोषक आहार होते हैं वो सब किस में पढ़े जाते हैं? न्यूट्रिशन में पढ़े जाते हैं। इसके बाद अपना आता है, इसमें कौन सा बचा है? मानव से संबंधित रोग, बीमारियां, डिजीज, वो पढ़ा जाता है। तो ये सारा अपना बायोलॉजी का सिलेबस था। इस सारे सिलेबस को जब आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करोगे तब जाके आपके कंपटीशन में नंबर आने स्टार्ट होंगे। आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी। जितना सिलेबस हमने राइट डाउन किया है उसको अपन जब तक कि लॉकडाउन चलता है उस पीरियड में करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे जिससे उनके पास भी ऐसी जानकारी पहुंच सके। अब चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक अपना आता है बायो के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। वीडियो को देखते रहें और साथ साथ नोट भी करते रहें। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। तो देखो, पाचन तंत्र की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों वर्ड का अलग अलग, कि पाचन क्या है, ठीक है, और तंत्र क्या है, मतलब सिस्टम क्या है। तो तंत्र वर्ड कहाँ से आया, सिस्टम वर्ड हमारे शरीर में कहाँ से जनरेट हुआ? तो देखो, जब हमारे शरीर की कल्पना करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल है। सेल मतलब कोशिका, और इसी कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। अब जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं तो ये कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक, उत्तकों का निर्माण करती है। और जब एक जैसे उत्तक आपस में मिलते हैं तो हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, मतलब ऑर्गन का निर्माण होता है। और एक जैसे ऑर्गन जो किसी एक चीज़ में काम कर रहे हो वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? कुछ अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो कौन सा काम कर रहे हैं? पाचन का काम कर रहे हैं। तो ये तो जानकारी हुई अपनी सिस्टम की। अब देखो पाचन क्या होता है। पाचन तो एक सिंपल सी भाषा में इसको समझने की कोशिश करो। आपने खाया खाना, क्या खाया? खाना। खाना मतलब फूड। हमें पाचन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अब फूड के अंदर आप क्या लोगे? रोटी लोगे, कुछ भी लोगे, फल भी लोगे, ठीक है, सब्जियां भी लोगे, कुछ भी ले सकते हो। अब ये सब चीजें अपन क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें होता है विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो अब क्या है, जैसे अगर ये हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट चली जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर इनसे जो एनर्जी चाहिए, जो विटामिन प्रोटीन शरीर को चाहिए, वो क्या नहीं कर सकता? एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अवशोषण नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? जटिल फूड है। जटिल फूड है। तो इससे क्या नहीं कर सकता हमारा शरीर? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर सकता। डायरेक्ट अगर ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे कैसे चले जाए तो ऊर्जा का अवशोषण हमारा शरीर नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमारे शरीर को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इन सब को क्या कर ले? तोड़ ले, मतलब क्या कर दे? ब्रेक डाउन कर दे। और इनका ब्रेक डाउन किस में कर दे? ये जटिल संरचना वाला फूड है, इसको किस में बदल दे? सरल संरचना वाले फूड में बदल दे। जब ये सरल संरचना वाले फूड के अंदर बदल जाएगा तो हमारा शरीर यहाँ से क्या कर लेगा? ऊर्जा को क्या कर लेगा? अवशोषित
कर लेगा। तो सिंपल सा पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना वाले फूड को सरल संरचना वाले फूड में बदला जाता है, जिसके बाद हमारा शरीर उसमें से क्या अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। तो ये पाचन की बेसिक सी डेफिनेशन हुई, जो पता आप सबको है लेकिन आप एग्जामिन नहीं कर पाते क्योंकि आप सब्जेक्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ते हो, आप केवल रटने की ट्राई करते हो। तो देखो मैं पाचन की डेफिनेशन लिखता हूँ। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल तथा जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना वाले भोजन में बदला जाता है। ठीक है, और ये बदलने के बाद क्या होगा, ये तो हो गई पाचन की प्रोसेस। और इसके बाद हमारा शरीर क्या करेगा, हमारा जो शरीर होगा वो क्या करेगा, ये जो सरल संरचना वाला भोजन है उसमें से क्या निकाल लेगा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। ये अपने दिमाग के अंदर एक बेसिक सी डेफिनेशन हुई किसकी, पाचन की। अब इससे आगे चलते हैं। देखो बायो का एक सीधा सा लॉजिक है, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकारिकी की जब अपन बात करते हैं, जिसके डायग्राम सेट है, मतलब कौन सी चीज़ कैसी दिखती है, पाचन तंत्र कैसा दिखता है, न्यूरॉन्स कैसा दिखता है, हमारा ब्रेन कैसा दिखता है, जिसको डायग्राम याद है उसको सारा टॉपिक क्लियर है। तो सबसे बेसिक सा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, ये सोच के उसको ट्राई नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले अपने को क्या होगा, उस टॉपिक को समझना होगा कि एक्चुअल में होता कैसा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन जब बात करते हैं तो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है, कहाँ से, मुख से। ये हुआ अपना बक्कल कैविटी, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन हुआ अपना फेस वाला, जहाँ पे अपने दांत हैं, अपने होठ हैं, अपने लिप्स हैं, यहाँ पे अपनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, वो किसका पार्ट है, बक्कल कैविटी का पार्ट है, मतलब मुख्य गुहा। ये यहाँ पे पहला ही पहला पॉइंट अपना पाचन तंत्र के अंदर क्या आया, मुख्य गुहा आया। तो ये हो गया अपना क्या, सिंपल सा बक्कल कैविटी। उससे नीचे जब अपन चलते हैं तो ये आती है अपनी ग्रास नली, जिसे अपन कहते हैं एसोफेगस। इधर होता है अपना स्टोमच, स्टोमच मतलब आमाशय। तो देखो यहाँ पे होती है ग्रहणी, डियोडेनम। तो ये हो गया अपना क्या, स्टोमच। स्टोमच मतलब आमाशय। और आमाशय की दीवारों पे क्या पाई जाती है, एक क्वेश्चन होता है, जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां स्टोमच या आमाशय के सरफेस पे पाई जाती है। अब जब अपन इसको देखेंगे इन्हीं डायग्राम को, तो अपने को क्या पता लगेगा कि जठर ग्रंथियां होती कहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपना स्टोमच। जो यहाँ पे ये वाली पाइप है, ये क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस मतलब ग्रास नली, ग्रास नली। सबसे पहले खाना कहाँ पे पहुँचेगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर यहाँ पे क्या होती है, अपनी लार ग्रंथियाँ होती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करेगी, खाने के अंदर लार मिक्स करेगी और खाने को अपने दांत क्या करेंगे, चबाने का काम करेंगे। और फिर खाना कहाँ आएगा, सीधा किस में आएगा, एसोफेगस, ग्रास नली। और ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, अपने स्टोमच में चला जाएगा। ये यहाँ तक की बात हुई। अब देखो
इससे नीचे जब अपन जाते हैं तो ये हो गई अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। और ये अपनी छोटी आंत यहां पे क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये हो गई बड़ी आंत और ये हो गई छोटी आंत। तो इसको अपन ने क्या कहा, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। और ये जो लास्ट का हिस्सा है इसको बोलते हैं रेक्टम। पाचन तंत्र का सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा है, रेक्टम। और सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बक्कल कैविटी। और इधर एक और चीज पाई जाती है, अपना एक और शरीर का अंग पाया जाता है, वो कौन सा होता है, तो इधर एक ऐसा पाया जाता है, और इधर भी एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है। ये दोनों भी पाचन तंत्र के भाग हैं। ये तो अपना है लीवर, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं यकृत। ठीक है, और इसके यहां पे क्या पाया जाता है, तो यहां पे पाया जाता है लीवर। और लीवर के अंदर ही होता है अपना गाल ब्लेंडर, मतलब पित्ताशय। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, गाल ब्लेंडर, मतलब पित्ताशय। लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। और पित्त स्टोरेज कहाँ पे होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है लीवर के साथ में ही जुड़ी हुई, उसे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो पित्त स्टोरेज तो होता है पित्ताशय में, और पित्त का निर्माण कौन करता है, ये वाला हिस्सा करता है, लीवर का करता है। ये जो पत्तीनुमा आपको संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, और इसी को अपन क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीप भी कहते हैं। तो ये हो गई अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाली कौन सी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। तो देखो ये अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसको एक बार अपने दिमाग में सेट कर लोगे, आपके ज़िंदगी में कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टार्टिंग में क्या आया, बक्कल कैविटी, फिर क्या आया, एसोफेगस दूसरे नंबर पे, इधर स्टोमच, इधर लीवर, इधर गाल ब्लेंडर पित्ताशय, इस तरफ अग्नाशय पैनक्रियाज, इस तरफ स्टोमच अमाशय। और देखो अमाशय की दीवारों पे क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसी गैस्ट्रिक वर्ड से ही अमाशय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय का दूसरा नाम क्या है, लैंगरहैंस द्वीप है, क्योंकि इसके ऊपर ये छोटे छोटे मैंने बना रखे हैं ऐसी धारियां सी, ये क्या छोटे छोटे टापू है जो क्या छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं। और अग्नाशय के अंदर एक हार्मोन का भी निर्माण होता है, इसलिए अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है। ये हो गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और ये हो गई बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया रेक्टम। और देखो ये यहाँ पे मैंने एक संरचना निकाली है, ये क्या है, तो इसको बोलेंगे अपन अपेंडिक्स। जिस हिस्से पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सा ये डायग्राम हुआ। ये आज अपनी बायो की पहली क्लास थी। लीवर के बारे में एक जानकारी रखोगे कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा कौन सा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। किस प्रकार का, आंतरिक अंग है।
ठीक है। लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। लीवर के क्वेश्चन काफ़ी हैं, देखो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। लीवर का वजन 1.5 kg। लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग। लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण भी होता है। विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है, अपना लीवर करता है। और लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। एक लीवर होता है, लीवर की पुनर्वधन क्षमता मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वापस विकसित होने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक किसकी होती है, लीवर की होती है। इसीलिए जो शराबी व्यक्ति होता है उनका लीवर कुछ वक्त के अंदर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और कुछ दिनों तक जैसे ही वो शराब छोड़ देते हैं उनका लीवर वापस से क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि लीवर की वापस विकसित होने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आपने देखा होगा कुछ जीव भी है, जैसे छिपकली होती है, छिपकली उसकी जो पूंछ होती है वो कटने के बाद वापस आ जाती है कुछ दिनों के बाद। सेम ऐसा ही सिस्टम अपने लीवर का है। अगर लीवर में कोई डैमेज हो गया हल्का फुल्का तो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, ये अपने आप रिकवर कर लेता है, अपने आप विकसित हो जाता है। तो लीवर सबसे बड़ा अंग, विटामिन ए का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। लीवर की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। तो सिंपल से अपन ने आज की क्लास के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा, इससे संबंधित जो भी थ्योरी बनती है पॉइंट वाइज पॉइंट, सारे अलग अलग हिस्सों को अपन अलग अलग कल से स्टार्ट करेंगे। आज अपना ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको साथ साथ शेयर किया करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन हैं, उनको लिंक भेज दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन पीरियड में इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।